हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मा सेक्टर में एक बड़ा वाला कन्फ्यूजन है। उसमें से कुछ स्टॉक्स बड़ा फॉल दिखा सकते हैं और कुछ स्टॉक्स अभी तक राइज ही कर रहा है। फार्मा सेक्टर के अलावा हम बाकी सेक्टर के ऊपर भी नज़र डालेंगे, लेकिन फार्मा सेक्टर में जो खास तरह का कन्फ्यूजन है, लॉन्ग टर्म के लिए उसकी करेक्शन बाकी है, वो भी हम चीज़ देखेंगे। और लास्ट में हम इंडेक्स के बारे में भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए मैं आज के वीडियो के साथ। आप में से कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट में बताया कि एमटी के बारे में बताइए या गेट क्या होता है उसके बारे में बताइए। अगले महीने की शुरुआत से ही हम एमटी शुरू कर देंगे। एमटी में जो जो बताया जाता है वो पूरा हम हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 3 साल पहले 2018 में मैंने भी एमटी किया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा उसका एमटी के साथ। काफ़ी प्रॉफिट्स भी हुए हैं और काफ़ी स्टॉक्स मेरे 5x और 10x भी हो चुके हैं बस 1 साल में, कोविड से भी पहले। एजुकेशन उसमें काफ़ी अच्छी थी। अगर आप एमटी करते हो और 1 साल तक उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि अगले महीने हम पूरा एमटी का कोर्स लेके आएंगे बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जो हमारे नए दोस्त हैं जो इसके साथ जुड़ सके और उनको कुछ सीखने का मौका भी मिल सके। मैं ज़रूर आपको गारंटी देता हूँ कि एमटी कोर्स करने के बाद आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा और आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम फार्मा सेक्टर के ऊपर नज़र डालेंगे। फार्मा सेक्टर का पहले इंडेक्स देख लेते हैं, बाद में स्टॉक देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये निफ्टी फार्मा का मंथली चार्ट है। इसमें 2002 से लेकर 2015 तक काफ़ी अच्छी बुल मार्केट थी, लेकिन उसके बाद करेक्शन शुरू हो गई। करेक्शन यहाँ नोटिस कीजिएगा कि कोविड से पहले इसमें करेक्शन शुरू हो गई थी, लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन, लेकिन बाद में पूरा रिकवर कर चुका है। इसमें बस डाउट इतना है कि ये ऊपर तो जा चुका है, लेकिन ऊपर जाके मंथली कैंडल में एक एनगल्फिंग कैंडल बना दी इसने। अगर ये करेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए ख़त्म नहीं हुई तो एक बार इसे नीचे तो ज़रूर आना है। इलियट वेव्स के हिसाब से देखें तो ये ए वेव है, बी वेव इसकी काफ़ी स्ट्रांग बन चुकी है। तो बी वेव का मतलब है काफ़ी स्ट्रांग बनने का, कि इसका जो लो लग चुका है 6000 के आसपास, वो लो अब कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम माने कि लॉन्ग टर्म में इसकी करेक्शन पूरी नहीं हुई तो इस पूरी मूव का 62% रिट्रेसमेंट ही आराम से कर सकता है। जैसे इसकी 62% रिट्रेसमेंट पूरी होगी, आपको स्टॉक्स काफ़ी गिरते हुए नजर आएंगे फार्मा सेक्टर के। फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, ये दोनों सेक्टर आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अंडर परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं इंडेक्स के मुकाबले। 2022 जैसा कि हम बात कर चुके हैं, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। लेकिन उस टाइम भी फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर परफॉर्म ना करे, ये भी पॉसिबल है। फार्मा सेक्टर में तो अभी कन्फ्यूजन है कि ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर तो क्लियर हो चुका है कि इसको अभी परफॉर्म नहीं करना। आगे के टाइम में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया का भी चार्ट्स देखेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में फार्मा सेक्टर को कुछ ऐसे स्टॉक देख लेते हैं जो कभी नीचे ही नहीं आए, भले ही फार्मा सेक्टर बुरा नीचे आ चुका है। उसमें से ज़्यादातर फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स एमएनसी है, लेकिन एक हमारा इंडियन स्टॉक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अबाउट इंडिया का मंथली चार्ट है। इसमें भी 2011 से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छी बुल मार्केट दिखाई दी, लेकिन बीच बीच में इसमें करेक्शन भी आई। जैसे कि 2016 में जो टॉप लगा था, उसकी करेक्शन 2018 में ख़त्म हो गई। लेकिन ये 2 साल की करेक्शन के बाद काफ़ी अच्छी बुल मार्केट इसमें भी दिखाई दी। बड़े टाइम फ्रेम पर देखो तो ये कभी ज़्यादा नीचे नहीं आया, कोविड के फॉल को अगर छोड़ दे तो चलिए इसके जैसा और एक स्टॉक देख लेते हैं। वो भी एमएनसी स्टॉक है, फाइजर लिमिटेड। ये भी फाइजर लिमिटेड का मंथली चार्ट है। नीचे इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया था और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आ गया, और बाद में ये बड़े टाइम फ्रेम पर कभी नीचे नहीं आया। तो इंडियन स्टॉक भी देख लेते हैं, डॉक्टर लालपत लैब्स। ये भी 2017 से लेकर 20 तक कंसोलिडेट कर रहा था। इसकी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है,
तो पुराना चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी कभी ज़्यादा नीचे नहीं आया। और एक स्टॉक देख लेते हैं, डिवीज़ लैबोरेटरी। ये डिवीज़ लैबोरेटरी का मंथली चार्ट है। डिवीज़ लैब भी 2007 से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये भी कभी ज़्यादा नीचे नहीं आया। 2016 को भी छोड़ देता हूँ, लेकिन वो रिकवरी भी वी शेप रिकवरी थी। तो फार्मा सेक्टर में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जो कभी नीचे ही नहीं आए, हालांकि पूरा सेक्टर नीचे आ रहा था। तो चलिए दूसरे टाइप के कुछ फार्मा स्टॉक देख लेते हैं जिनमें 2015 में करेक्शन स्टार्ट हो गए। यह सन फार्मा का मंथली चार्ट है। इसमें भी आपको 2003 से लेकर 15 तक काफ़ी अच्छी बुल मार्केट दिखाई दी और बाद में करेक्शन स्टार्ट हो गई। 1200 रुपये को जो हाई बना था सन फार्मा से, उसने 400 रुपये का लो लगा दिया। करेक्शन काफ़ी डीप थी। मंथली चार्ट पर इसने 200 EMA को भी टच कर लिया, लेकिन वहाँ पर एक कंसोलिडेशन नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है इसके लिए। लेकिन ये जो फॉल आया था, उस फॉल का 62% रिट्रेसमेंट तो इसे करना ही है किसी भी हाल में। तो इसी से मिलता जुलता और एक स्टॉक देख लेते हैं जो कि है ग्लेनमार्क फार्मा। ये ग्लेनमार्क फार्मा का मंथली चार्ट है। इसमें भी आपको 2015 के बाद करेक्शन स्टार्ट होती दिखाई दे रही होगी। ये भी करेक्शन में काफ़ी नीचे आ चुका, लेकिन इसने भी अपनी अपमूव स्टार्ट कर दी है। लेकिन ये अपमूव असली है या नकली, इसका अभी तक कंफर्मेशन पूरी तरह से आया नहीं है। तो ये भी एक बार के लिए नीचे आ सकता है अगर फार्मा सेक्टर में बड़ी वाली करेक्शन ख़त्म नहीं हुई है तो। और एक स्टॉक देख लेते हैं जो कि पूरे फार्मा इंडस्ट्री का काफ़ी दिग्गज स्टॉक है, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में भी 2015 के बाद करेक्शन स्टार्ट होगी। ये काफ़ी वी शेप चल चुका है और नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन ऊपर आने के बाद ये वापस रेंज में फंस गया। जैसे इस रेंज का डाउन साइड ब्रेकआउट आएगा तो इसमें भी आपको करेक्शन दिखाई दे सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार औरोबिंदो फार्मा का भी चार्ट देख लेते हैं। औरोबिंदो फार्मा में टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा है, प्राइस इसका ज़्यादा नीचे नहीं आया। ये औरोबिंदो फार्मा का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में इसमें काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन होती दिखाई दे रही होगी। औरोबिंदो फार्मा में अगर करेक्शन बढ़ती है तो उसका ये वाला लेवल भी आ सकता है जो कि बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो एलेम्बिक फार्मा का भी चार्ट देख लेते हैं। एलेम्बिक फार्मा भी 2000 के बाद से ही करेक्शन स्टार्ट होगी। ये करेक्शन भी टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा है, हालांकि इसमें प्राइस भी थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर भी हम इसे टाइम वाइज ही कह सकते हैं क्योंकि प्राइस इसमें ज़्यादा नीचे नहीं आया और टाइम काफ़ी बिता चुका है और इसका ब्रेकआउट भी आ चुका था, लेकिन ऊपर जाकर ये फिर से रेंज में खड़ा हो गया और उस रेंज का ब्रेकआउट भी नीचे आ चुका है। तो जैसे इसने ये रेंज ब्रेक की नीचे के साइड, इसमें भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है ये बड़े टाइम फ्रेम की और एक करेक्शन में एंटर कर सकता है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में अभी करेक्शन में एंटर हुआ है स्टॉक्स या नहीं हुआ है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्लियर हो जाता है कि ये स्टॉक्स बड़े वाले टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर सकते हैं, तो ये पूरे 2022 में ज़रा भी परफॉर्म नहीं करेंगे। हालांकि मार्केट ऊपर ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये परफॉर्म नहीं करेंगे। और एक स्टॉक देख लेते हैं जो काफ़ी एक्सेप्शनल है। ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन आप इसे बाय भी कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। तो आरती ड्रग्स का वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में 2015 से लेकर 2020 तक इसमें कंसोलिडेशन थी। बोइंग एवरेजेस काफ़ी दूर थे उस टाइम, लेकिन अब जाकर कंसोलिडेट कर सकते हैं और इसका ब्रेकआउट भी आ चुका था काफ़ी पहले। 200 के लेवल से इसमें जैसे ही ब्रेकआउट आया, इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 1000 के आसपास। 5 साल ये खड़ा रहा और उसके बाद जब ब्रेकआउट आया तो ये 5 गुना हो चुका है। आरटी ड्रग्स का डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में भी हमें काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी। बोइंग एवरेजेस उस टाइम काफ़ी दूर थे, लेकिन अब जाकर नज़दीक आ चुका है। जो सपोर्ट लाइन हमने मार्क की है, वो सपोर्ट लाइन अभी भी काम कर रही है। पहले हालांकि एक बार इसने रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा वीडियोज़ बना के, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमने अपने लास्ट वीडियो में ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात की थी। ग्रैन्यूल्स इंडिया हालांकि काफ़ी चल नहीं चुका और उस लेवल से थोड़ा नीचे भी आ चुका है। तो फार्मा सेक्टर का कंक्लूजन ये है कि कुछ स्टॉक्स जो हमने पहले बात की थी, डिवीज़ लैब या अबॉट इंडस्ट्रीज़, वो सब तो ऊपर जाते रहेंगे, वो कभी नीचे नहीं आए। लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स हैं जो पहले से ही करेक्शन में थे, उनकी करेक्शन या तो बढ़ सकती है या यहीं पर ख़त्म हो चुकी है।
तो जैसे ही इसमें कन्फर्मेशन आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। ये कन्फर्मेशन आने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। हम हर हफ्ते ऐसे ही बुलेटिन आपके लिए पोस्ट करते रहेंगे। तो चलिए बाकी के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निफ्टी ऑटो का डेली चार्ट है। इसमें मार्च से पहले ही करेक्शन स्टार्ट हो गई। उस टाइम मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर थे, लेकिन अब जाकर ये स्क्वीज हो चुके हैं। अभी जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन की कॉस्ट है पूरे 40,000। हर एक करेक्शन अपने 200 EMA के आसपास ही ख़त्म होती है किसी ना किसी टाइम फ्रेम पर। इसी लाइन को इवेल्युएट करके हम एमटी में इंक्लूड कर देंगे। इसी लाइन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें वैसे एमटी में। तो इसका मतलब है कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स को एक बार 200 EMA के आसपास आना है। वहाँ पर आने के बाद कंसोलिडेशन होगी, फिर ब्रेकआउट आएगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दे सकती है। हमने अपने लास्ट वीडियो में ऑटो सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। अभी भी व्यू कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी प्लीज़ देख लीजिएगा। हमने वहाँ पर टायर इंडस्ट्री की बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात की थी। उसमें अभी जाकर ब्रेकआउट्स आने लगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको दिखाई दे सकती है कुछ टाइम बाद। तो चलिए HDFC ग्रुप के चार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये HDFC का डेली चार्ट है, HDFC लिमिटेड। इसमें भी आपको मार्च से लेकर जुलाई तक करेक्शन दिखाई दे रही होगी। अभी इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है और काफ़ी अच्छे से ये ऊपर जा सकता है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी आपको कुछ ही दिन में दिखाई दे सकता है। ब्रेकआउट आने से पहले हमने इसकी बात की थी। वहाँ पर हमने ये भी दिखाया था कि इसको ब्रेकआउट आने के बाद इसको आपको बाय ज़रूर करना है। तो चलिए HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक में भी आपको करेक्शन दिखाई दे रही होगी नवंबर 2020 से। वहाँ से लेके अब तक करेक्शन चल रही है। जैसे ही ये लेवल कटेगा, इसमें ब्रेकआउट आएगा, तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई काफ़ी जल्दी दिखाई दे सकता है। तो एक बार HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी देख लेते हैं। इसमें भी आपको नवंबर के एंडिंग से करेक्शन स्टार्ट होगी थी दिखाई दे रही होगी। वहाँ पर मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर थे, लेकिन अब जाकर ये स्क्वीज़ हो चुके हैं। नीचे यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हो चुकी है 200 और 50 EMA के बीच में। जैसे ही 50 EMA को ब्रेक करेगा एक अच्छी कैंडल और एक वॉल्यूम के साथ, तो इसको भी आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, तो इसको आप नज़र ज़रूर रखिएगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में भी आपको ये काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है एक ब्रेकआउट के बाद। तो चलिए HDFC AMC की बात कर लेते हैं। HDFC AMC में आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, उसको जैसे ही ब्रेक करेगा ये एक ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट आएगा, तो इसको भी आप बाय ज़रूर कर सकते हैं। 4,000 के आसपास जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था वो आपको आने वाले 3-4 महीने में दिखाई दे सकता है। हालांकि मार्केट कुछ भी करता रहे, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई को ज़रूर टच करेगा 3-4 महीने में। तो एक बार बैंकिंग इंडस्ट्री में नंबर 2 का जो स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, उसे भी देख लेते हैं। इसकी चर्चा भी हमने लास्ट वीडियो में की थी। अभी जाकर ये ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मूविंग एवरेजेस भी काफ़ी स्क्वीज हो चुके हैं। उस टाइम जो करेक्शन स्टार्ट हुई तब मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर थे, लेकिन अब जाकर स्क्वीज हो चुके हैं। जैसे ही 1850 का लेवल इसमें पार होगा, तो इसे भी अब बाय ज़रूर कर सकते हैं। और जो इसका ऑल टाइम हाई है 2000 के आसपास, 2000 का लेवल भी इसमें जब पार होगा तो ये अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर जाएगा। तो इसे भी आप ज़रूर नज़र रखिएगा। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसे आप बाय ज़रूर कर सकते हैं। तो FMCG सेक्टर के भी दो स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि आने वाले टाइम में परफॉर्म नहीं करने वाले। उसमें से पहला स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। ब्रिटानिया में आपको 2018 जुलाई से करेक्शन स्टार्ट होती दिखाई दे रही होगी। ये करेक्शन बुरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन है। इसमें प्राइस हालांकि नीचे नहीं आया। उस टाइम जो टॉप लगा था अभी भी प्राइस उससे ऊपर ही काम कर रहा है। तो ये जैसे ही 200 EMA को टच करेगा, वहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, तो इसकी भी करेक्शन ख़त्म हो जाएगी। और 200 EMA इसका 3000 के आसपास आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक में फॉल आए। अगर स्टॉक में फॉल नहीं भी आता, ये वहीं पर कंसोलिडेट कर लेता है, तो मूविंग एवरेजेस इसकी अपने आप नज़दीक आ जाएगी। वहाँ पर भी करेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अगर इसने टाइम बिता लिया और प्राइस नीचे नहीं तोड़ा,
तो भी हमने इसमें करेक्शन पूरी होती दिखाई दे सकती है और उस करेक्शन को पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। तो एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली चार्ट है। इसमें भी 2020 से लेकर अभी तक एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट हालांकि काफ़ी अच्छे ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ये अपने रेंज से बाहर नहीं निकल रहा है। इसमें भी आने वाले टाइम में अंडर परफॉर्मेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अपने लो से कंपेयर करोगे तो फिर एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी ऊपर आ चुका रहेगा, लेकिन ये अंडर परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। यानी कि मार्केट आपको काफ़ी ऊपर दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये स्टॉक्स उतने परफॉर्म नहीं किए। और इसके एकदम विपरीत मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन सेक्टर आने वाले टाइम में निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स, ये दो इंडेक्स भी आने वाले 2-3 साल में निफ्टी को काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर देंगे। निफ्टी के रिटर्न्स आपको काफ़ी छोटे नज़र आएंगे इन सब के सामने। तो चलिए एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी चार्ट देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो कोविड का फॉल आया था, उसमें जो बॉटम लगा, उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली दिखाई दी, लेकिन उसके बाद ये करेक्शन में एंटर कर गया। ये करेक्शन पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस इसमें नीचे नहीं आया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि प्राइस नीचे नहीं आया, लेकिन मूविंग एवरेजेस अपना नज़दीक आ चुके हैं। तो इस करेक्शन को हम प्राइस वाइज करेक्शन ना मान के टाइम वाइज करेक्शन मान सकते हैं। इस करेक्शन का ब्रेकआउट भी अब आ चुका है और अभी आप इसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। निफ्टी हालांकि ज़्यादा नीचे आया, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पिछले 1 साल से करेक्शन कर रहा था। ये जो टॉप आप देख रहे हो वो अगस्त 2020 में बना था और अभी तक ये करेक्शन चालू है। करेक्शन का ब्रेकआउट अभी जाकर आ चुका है। अगस्त 2020 में जो करेक्शन शुरू हुई, उसका ब्रेकआउट अभी जाकर आ चुका है। तो ये करेक्शन अभी और ज़्यादा नहीं चलने वाली। हालांकि निफ्टी अगर नीचे आता है तो ये स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, और जब निफ्टी में बाउंस आएगा तो जो बाउंस लाने वाले स्टॉक्स होंगे तो इसका भी नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक हैवी वेट स्टॉक है और इसकी करेक्शन अभी जाकर ख़त्म हो चुकी है। इसको हम अगर सिंपल एग्जांपल से समझे तो रात अभी पूरी हो चुकी है, तो फिर से रात नहीं आएगी, अभी तो सब दिन ही आना है। तो चलिए एक बार कंटेनर कॉरपोरेशन का भी चार्ट देख लेते हैं। इसमें भी आपको 2015 और 16 के मिड से करेक्शन स्टार्ट होती दिखाई दे रही होगी। ये करेक्शन अब जाकर ख़त्म हो चुकी है और इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। इसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। जैसे ही सरकार इसको प्राइवेटाइज करेगी, ये जिसके भी हाथ में जाएगी उसके हाथ सोने की लंका लग जाएगी, और ये बात वो वहाँ पर बोल चुके हैं, बिलीव मी। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इसमें बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए किसी भी हाल में। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं तो इसकी खुद भी थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये स्टॉक आपको कैसे लगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए और एक स्टॉक देख लेते हैं। इसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियोस में भी की थी, लेकिन फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। ये एबीबी लिमिटेड का मंथली चार्ट है। इसमें 2008 में करेक्शन स्टार्ट हो गई और उस करेक्शन का ब्रेकआउट अभी जाकर आ चुका है। ये ऊपर काफ़ी अच्छे से टिक चुका है। इसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हम आज निफ्टी का व्यू भी जानेंगे। तो चलिए हम निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का 4 आवर का चार्ट है। इसमें अब कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है आपको, लेकिन ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो नकली ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट के बाद वापस एक बार खड़ा हो चुका है और इसको ये नहीं करना चाहिए था। तो सूनर और लेटर इसको एक रेंज में वापस आना ही है किसी भी हाल में, लेकिन ये अपने रेंज में वापस ऐसे ही नहीं आएगा, काफ़ी घिस घिस कर आएगा। आपको दिखेगा कि निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी नीचे गिरे जा रहे हैं। ये नीचे जब भी आएगा तो बाउंस भी ऐसे लगेगा कि आपको लगेगा कि करेक्शन ख़त्म हो गई है। तो वॉलेटिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहने वाली आने के टाइम में, और ये करेक्शन यहाँ से काफ़ी लंबा चल सकती है। आने वाले 2-3 महीने का करेक्शन रह सकती है, लेकिन जैसे ये करेक्शन ख़त्म होगी उस टाइम मार्केट के 50% स्टॉक्स, मैं सिर्फ यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा जो कम क्वालिटी की है या जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ जो क्वालिटी स्टॉक्स होंगे उसमें से 80% स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास रहेंगे। निफ्टी का कंपोजिशन अगर आप ध्यान से समझे तो निफ्टी में अगर 5 स्टॉक्स भी ऊपर जाते रहेंगे और बाकी के 45 स्टॉक्स अगर नीचे जाएंगे
तो भी निफ्टी अगर आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। निफ्टी में जो टॉप 5 स्टॉक्स है उनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और नीचे का जो स्टॉक्स है उनकी वेटेजेस काफ़ी कम है। 2-3 महीने बाद जब इस करेक्शन की ख़त्म हो जाएगी तब सोशल मीडिया पर यह हवा चल रही होगी कि अभी तो बस करेक्शन स्टार्ट हुई है, और उस टाइम आपको निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप सारे स्टॉक्स आपको गिरते हुए दिखेंगे। ये सारे इंडेक्सेस जब एक साथ गिर जाएंगे, नीचे आएंगे, तब जाकर ये करेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और जो हमारे लीडर सेक्टर है यानी कि मेटल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे एंड में गिरेंगे। सीमेंट भी सबसे एंड में गिर सकता है क्योंकि सीमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि अब जाकर तो करेक्शन शुरू हुई है, तभी ये करेक्शन ख़त्म हो जाएगी और उसी टाइम करेक्शन का बॉटम भी लग जाएगा। और जो 2022 का साल है वो काफ़ी गोल्डन ईयर हो सकता है, तो वहाँ तक आपका पैसा ज़रूर बचा के रखिएगा। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छी करेक्शन चल रही थी, लेकिन एक बार इसको 37,000 के आसपास तो जाना है, जो इसका ऑल टाइम हाई है। वहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है और 200 EMA को टच जरूर कर सकता है, तो इसको आपको ज़रूर नज़र रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, ये दोनों स्टॉक्स बैंक निफ्टी को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच करता है तो इन दो स्टॉक्स का काफ़ी अच्छी वेटेज होगी उसमें। तो चलिए एक बार गोल्ड का चार्ट भी देख लेते हैं। गोल्ड ने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस की थी उसके बाद ये सपोर्ट बन चुकी है। लास्ट टाइम भी इसने सपोर्ट लिया था और अभी भी गोल्ड यहाँ पर इस पर सपोर्ट ले रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक रेंज में फंसा हुआ है, जैसे इस रेंज से बाहर निकलेगा तब आप गोल्ड भी बाय कर सकते हो। तो चलिए कुछ बाहर के इंडेक्सेस भी देख लेते हैं। जापान का इंडेक्स और यूएस का इंडेक्स देख लेते हैं, साथ ही साथ हम ब्राज़ील का इंडेक्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम जापान का इंडेक्स देख लेते हैं। जापान के इंडेक्स में करेक्शन काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो चुकी थी मार्च में। मार्च में मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर थे, लेकिन अब मूविंग एवरेजेस काफ़ी स्क्वीज़ हो गए हैं। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होना बाकी है। इसको और 1 महीना तो लगना है इस करेक्शन ख़त्म करने के लिए। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो इसमें भी अपनी बुल मार्केट कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो जो ऊपर जाने के लिए टाइम लगा था वो बस 10 से 15 दिन का था, और उस मूव को पूरा रिट्रेस करने के लिए 3 महीने लगा चुका है ये। तो इसको हम टिपिकल बुल मार्केट की टाइम वाइज करेक्शन कह सकते हैं। तो चलिए एक बार यूएस का चार्ट भी देख लेते हैं। यूएस में भी कंसोलिडेशन हुई थी और इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है, लेकिन एक बार इसको भी अपने रेंज में वापस आना है। ब्रेकआउट के बाद ये भी खड़ा हो चुका है, तो एक बार ये रेंज में वापस ज़रूर आएगा। जैसे इसमें फॉल आएगा तब आपको निफ्टी में भी थोड़ा फॉल दिखाई दे सकता है। तो इस हफ्ते आपको यूएस मार्केट का भी खास ध्यान रखना है कि ये अगर नीचे जाता हुआ दिखे तो निफ्टी भी नीचे आ सकता है। बोवेस्पा का भी चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी लास्ट टाइम इसने 200 EMA पे सपोर्ट ली थी। ये बोवेस्पा का डेली चार्ट है और अभी भी ये 200 EMA के वापस आ रहा है। यहाँ पर आके इसको कंसोलिडेट करना है और बाद में जाकर ब्रेकआउट करना है। इस पूरे प्रोसेस में इसको 3-4 महीने तो लगने ही है। तो 3 महीने के लिए एटलीस्ट आप यहाँ पर मान सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई नहीं दे सकती। तो चलिए एक बार कॉपर का चार्ट भी देख लेते हैं। ये कॉपर का वीकली चार्ट है। 2020 के बाद जो लो लगा था $2 का, वहाँ से ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है $4 के आसपास, और वहाँ पर जाकर वापस कंसोलिडेट करने लगा। तो इसका एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में हम जैसा कि देख पा रहे हो कि 100 डेज़ की EMA पर इसने 2 बार सपोर्ट ले लिया है और अभी भी इसमें कंसोलिडेशन चालू है। मार्च में जो हाई बना था वहाँ से देखिए अभी तक इसमें करेक्शन चल रही है। ये करेक्शन भी टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है। इसको आप पूरे मेटल सेक्टर का लीडर भी मान सकते हो। जैसे कि स्टील आयरन के बाद कॉपर ही आता है सबसे ज़्यादा यूज़ में। तो हमारे यहाँ जितने भी कंपनीज लिस्टेड है जो कि मेटल सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि JSW स्टील, टाटा स्टील, उसमें भी आपको तभी मूवमेंट नज़र आएगी जब कॉपर अच्छे से चलेगा। लास्ट में जो हम वीकली चार्ट देख के गए थे, वीकली चार्ट में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें दिखाई दी। तो जैसा कि आप जानते हो कि स्टील सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई दी थी उस टाइम। तो इसमें भी जब करेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो इसमें भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ भी इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है मेटल इंडेक्स पर। तो चलिए लास्ट में हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स का 4 आवर्स का चार्ट है। इसमें आप फॉल देख पा रहे होंगे और बाउंस भी आ गया, और ये बाउंस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हमने जो हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी
कि इसका जो टॉप लग चुका है, ये टॉप ऑलमोस्ट आप 3-4 महीने के लिए टॉप मान सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक ज़्यादा पड़े हुए हैं तो इसे आप सेल कर सकते हो अपने 30-40% पोर्टफोलियो। बाकी स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाला है आने वाले 2 सालों में। तो स्मॉल कैप इंडेक्स का लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मंथली चार्ट भी देख लेते हैं डॉलर टर्म्स में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो 2008 में हाई लगा था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। बीच में इसने कोशिश भी की थी ब्रेक करने के लिए, लेकिन वहाँ से नीचे आ गया। कोविड का फॉल आने से पहले इसमें काफ़ी अच्छी कलेक्शन चल रही थी। ये करेक्शन स्टार्ट हुई 2018 में, और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है 2-3 महीने बाद तो इसको हम कप एंड हैंडल भी पैटर्न भी कह सकते हैं। तो इसका ब्रेकआउट जैसे ही आएगा इसमें काफ़ी अच्छी बुल मार्केट स्टार्ट होती दिखाई दे सकती है जो आने वाले कई सालों तक चलेगी। तो चलिए एक बार मिड कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन चालू है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई को टच ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऑल टाइम हाई के बहुत अच्छा ऊपर जाएगा तो ये नहीं होने वाला। इसका भी टॉप ऑलमोस्ट लग चुका है 2-3 महीने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी एसएम बुलेटिन फ्री में मिले, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अगले महीने हम एमटी लाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू।